नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय रमेश चौधरी। आज की इस वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, वो है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। अब देखो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्या होता है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि रेजिडेंट और सिटीजन में क्या फ़र्क होता है। देखो रेजिडेंटशिप बिलोंग करती है जहाँ पर एक आदमी काम करता है और सिटीजनशिप बिलोंग करती है जहाँ पर आदमी पैदा होता है। जैसे हम इंडिया में पैदा हुए तो हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम यहीं पर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ के रेजिडेंट भी हैं। तो आपको पहली चीज़ तो ये समझनी है कि रेजिडेंट और सिटीजन दो अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों सेम नहीं होते। ये तो ऐसा हो सकता है, आप जैसे इंडिया में ही हम पैदा हुए हैं और इंडिया में ही हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ के सिटीजन भी हैं और रेजिडेंट भी हैं। मगर ऐसा भी हो सकता है कि सिटीजन किसी और कंट्री का हो और रेजिडेंट किसी और कंट्री का हो। जैसे कोई अमेरिकन हमारे देश में आकर काम कर रहा है तो वो पैदा तो अमेरिका में हुआ है तो इसीलिए वो सिटीजन तो किसका कहलाएगा, अमेरिका का। बट वो काम कहाँ कर रहा है, इंडिया में, तो वो रेजिडेंट किसका कहलाएगा, रेजिडेंट इंडिया का। अब वो रेजिडेंट कब कहलाएगा, क्योंकि भाई सिटीजनशिप तो मैंने बता दी कि वो प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करेगी। हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमारा बर्थ प्लेस क्या है, इंडिया, तो हम इंडियंस हो गए। वो अमेरिका में पैदा हुआ है तो उसकी सिटीजनशिप क्या होगी, अमेरिकन होगी। कोई इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो उसकी इंग्लैंड की सिटीजनशिप होगी। बट रेजिडेंटशिप किस पर बिलोंग करेगी, वो टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। अब नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्या बताता है, अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो इट रेफर्स टू ऑल दोज इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंडिविजुअल्स यानी कि इसमें हम लोगों को भी काउंट करेंगे। दूसरा इंस्टीट्यूशन, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा हम उसे भी काउंट करेंगे। तो इट रेफर्स टू ऑल दोज इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन हु रिसाइड्स मोर देन 1 ईयर, जो एक साल से ज्यादा से रह रहा हो, एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करता हो। यानी कि हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री का मतलब है अगर कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में एक साल से ज्यादा से रह रहा है और साथ में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि कमाने का पर्पस भी वहीं पर ही है, वो वहीं पर अपनी लाइवलीहुड अर्न कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री बोलेंगे। यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें तीन चीजें समझनी है। फर्स्ट, अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री सिर्फ इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करता है, तो नहीं, ये इंडिविजुअल्स के साथ में इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड करता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो किसी भी इसकी कंडीशन के लिए मस्ट रिसाइड 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। यानी कि अगर हम बात करें कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन ये इंक्लूड करता है, और वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन अगर उस कंट्री में एक साल या एक साल से ज्यादा तक रहता है तो ये हमारी क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। और सेटिस्फैक्टरी कंडीशन क्या है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट लाई in that country also। यानी कि अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्या बताता है, इसके अंदर हम सारे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं जो किसी भी कंट्री में एक साल या एक साल से ज्यादा तक रहते हैं। ठीक है, और साथ साथ उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर क्या करता है, लाई करता है। यानी तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को इंक्लूड करता है। इसके अलावा मस्ट रिसाइड 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, के एक साल या एक साल से ज्यादा रहना जरूरी है। और तीसरा जो मेन है आपको ध्यान रखना है कि उस कंट्री में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई करना चाहिए, तो वो उस कंट्री का क्या माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। यानी कि आप दोबारा ध्यान से सुनना है कि मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट और सिटीजन दो अलग अलग होते हैं। रेजिडेंट डिपेंड करता है जहां पर आप काम करते हो,
और सिटीजनशिप बिलोंग करती है जहां पर आप पैदा होते हो। तो यहाँ पर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री में हमने बात करी कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री में इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों आते हैं। और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री बनने के लिए पहली कंडीशन है, जो नेसेसरी कंडीशन है, कि वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री में 1 साल या 1 साल से ज्यादा तक रहे। और दूसरा जो मेन सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करे। अब हम बात करते हैं, क्या हर फॉरेनर जो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा तक रहेगा, या हमारा इंडियंस 1 साल से ज्यादा तक रहेगा बाहर, या 1 साल से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, तो वो क्या हमेशा ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, वो हमें पढ़ना है। तो हम इस पर फोकस करेंगे कि कौन से फॉरेनर, देखो इंडियंस तो कहीं पर भी जाए, ठीक है, वो ऑलवेज हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री कहलाएंगे जब तक क्वेश्चन में ये गिवन ना हो कि वो 1 साल से ज्यादा से वहां रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई एन इंडियन वर्किंग इन अब्रॉड, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, अगर एक इंडियन अब्रॉड में काम कर रहा है और 1 साल से कम से काम कर रहा है, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। बट अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि एन इंडियन वर्किंग इन अब्रॉड मोर देन 1 ईयर, तो मोर देन 1 ईयर का मतलब क्या है, वो 1 साल से ज्यादा से रह रहा है और कमा भी वही रहा है, तो इसका मतलब फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट, जो इंडिया का, जो उसकी सिटीजनशिप तो इंडिया की रहेगी, बट वो नॉर्मल रेजिडेंट किसका माना जाएगा, उस कंट्री का जिस कंट्री में वो काम कर रहा है। अब हमें काउंट करना है कि कोई फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं, तो वो कौन से फॉरेनर्स होंगे, या कौन सी फॉरेन कंपनी होगी, या कौन से ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो हमारे देश के अंदर होंगे, बट वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, इवन वो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा से रह रहे हो। क्योंकि मेन जो हमारी सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है कि खाली 1 साल या 1 साल से ज्यादा रहना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो फॉलोइंग्स will not be included in the category of normal resident of country या normal resident of India। अब वो कौन से लोग होंगे, जैसे भाई कोई फॉरेन टूरिस्ट है, विजिटर्स हैं, पेशेंट है, स्टूडेंट्स है, एटसेट्रा। ठीक है भाई, अगर कोई भी फॉरेनर जो हमारे देश में टूरिज्म पर्पस के लिए आया है, या ऑब्वियस है कोई छोटी मोटी विजिट के लिए आया है, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, या फिर वो एजुकेशन पर्पस के लिए आया है। इसी तरीके से कोई स्पोर्ट्समैन है जो हमारे देश में किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, चाहे वो 1 साल से हमारे देश में ज्यादा से रह रहे हो, बट उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई नहीं करता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में है, बाहर से आया हो और 1 साल से ज्यादा से हमारे देश में रह रहा है, तो क्या वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा से तो रह रहा है, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई नहीं करता है। उसी तरीके से कोई विजिटर है, पेशेंट है, स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स नॉर्मली आएगा, तो सपोज करो कोई ना कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो 3 साल का तो कोई ना कोई कोर्स करेगा ही वो, तो 3 साल से रह रहा है, 2 साल से रह रहा है, तो क्या वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? नहीं, वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई नहीं करता। अब कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कोई फॉरेनर हमारे देश में आया और रह रहा है 1-2 साल से, और वो साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो पार्ट टाइम जॉब करना मेन लाइवलीहुड अर्न करने में नहीं आता है। ये ध्यान रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोई फॉरेनर हमारे देश में एजुकेशन पर्पज से आया हुआ है या टूरिज्म पर्पज से आया हुआ है और साथ में कोई वो पार्ट टाइम छोटा मोटा काम भी कर रहा है, क्या वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव
इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वहां पर एजुकेशन लेना या टूरिज्म है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF एटसेट्रा, अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉडीज, कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज, जैसे क्वेश्चन आया पेपर में कि भी ब्रांच ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, तो क्या वो हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी? नहीं, कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज या उसकी ब्रांच हमारे देश की कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए काम ना करके सभी कंट्रीज के लिए काम करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड, फॉरेन स्टाफ ऑफ फॉरेन एम्बेसी, consulates and military establishment ठीक है, कोई भी फॉरेन स्टाफ जो किसी फॉरेन एम्बेसी का या फॉरेन कॉन्सुलेट्स का या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे देश के अंदर एक अमेरिकन एम्बेसी है और उस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर, ठीक है, एक फॉरेनर काम कर रहा है, तो वो फॉरेनर जो है, जो फॉरेन स्टाफ है फॉरेन एम्बेसी के अंदर जो काम कर रहा है, जो एम्बेसी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, तो भी वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर कोई भी फॉरेन स्टाफ हो, फॉरेन एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट्स हो या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, तो इसके अंदर जो भी फॉरेन स्टाफ होगा वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। बट इनके अंदर जो इंडियंस काम कर रहे होंगे, चाहे वो इसमें काम कर रहे हो फॉरेन एम्बेसी में, चाहे वो इंटरनेशनल बॉडीज में, जो हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। इसके अलावा फोर्थ, अगर हम बात करें इसी तरीके से फॉरेन स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल बॉडीज के अंदर जो फॉरेन स्टाफ काम कर रहा होगा वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। बट इस पॉइंट को ध्यान से देखना, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया कि कोई अमेरिकन है जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच में काम कर रहा है जो कि इंडिया में है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आप लिखोगे कि ही इज नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर इसके साथ ये दे दिया कि एन अमेरिकन इन वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन इंडिया मोर देन 1 ईयर, अगर इस वाले केस में मोर देन 1 ईयर दे दिया तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है आपको। फॉरेन स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज में, अगर कोई भी फॉरेन स्टाफ इंटरनेशनल बॉडीज में काम कर रहा है, अगर वो 1 साल से कम में काम कर रहा है तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। बट अगर उसके साथ ये स्पेसिफाई कर दिया कि वो 1 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं तो फिर वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉर्डर क्रॉसिंग वर्कर्स, बॉर्डर क्रॉसिंग वर्कर्स का मतलब है कि ये उन सारे वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को डेली बेसिस पर क्या करते हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं। जैसे भाई नेपाल और इंडिया का बॉर्डर पास पास में, नेपाल के लोग इंडिया में आगे सुबह, ठीक है, काम करा पूरे दिन और शाम को दोबारा नेपाल बॉर्डर पार करके वापस नेपाल में चले गए, तो ऐसे लोग भी बॉर्डर क्रॉसिंग वर्कर्स भी, यानी कि बॉर्डर क्रॉसिंग वर्कर्स मतलब इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स मैं इनकी बात कर रहा हूं, ना कि इस बॉर्डर की बात कर रहा हूं कि दिल्ली से हम हरियाणा चले गए, ये वाले बॉर्डर नहीं, ये दिल्ली हरियाणा वाला बॉर्डर नहीं। हम कौन से बॉर्डर की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी बॉर्डर क्रॉसिंग वर्कर्स है जो एक कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाकर काम करता है तो वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप्स, कमर्शियल ट्रैवलर,
एटसेट्रा। तो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप, जो पानी के जहाज होते हैं उस पर जो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप होगा तो ऑब्वियस है वो सारा फॉरेन स्टाफ ही होगा, तो वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि कोई भी फॉरेनर अगर वो हमारे देश में 1 साल या कोई ऑर्गेनाइजेशन 1 साल से ज्यादा से रह रहा है तो किस कंडीशन में वो नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी पेपर में आता है, जैसे पेपर में आया कि एक इंडियन कंपनी है जो इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा से काम कर रही है, कोई फॉरेन कंपनी, तो क्या वो हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट है? तो हाँ, वो हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि वो कंपनी हमारे देश में 1 साल से ज्यादा से काम कर रही है। ये चीज ध्यान रखनी है। बट जो एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट होते हैं ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंटशिप में नहीं आते हैं। ये चीज आप अपना ध्यान रखना। जैसे इंटरनेशनल बॉडीज है, उसकी कोई ब्रांच हमारे देश में तो वो भी काउंट नहीं की जाएगी। कोई फॉरेन स्टाफ या फॉरेन एम्बेसी है वो भी हमारे देश में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा पूरा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री वाला टॉपिक। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि रेजिडेंटशिप एक सेम टाइम पर एक पर्सन हमारे देश का रेजिडेंट और दूसरे देश का सिटीजन हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे सपोज कोई एक अमेरिकन हमारे देश में 1 साल से ज्यादा से रह रहा है और हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, बट वो सिटीजन कौन सी कंट्री का है? अमेरिका, क्योंकि उसके बर्थ प्लेस कहाँ से बिलोंग करता है? अमेरिका से करता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। ये आपको जो 6 पॉइंट है ये याद रखने हैं कि इन सिचुएशन में हमारा जो क्या कहते हैं, कोई भी फॉरेनर हमारे देश में और ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 ही है, ध्यान रखना, एक इंटरनेशनल बॉडीज और ये फॉरेन एम्बेसीज वगैरह। बाकी इसके अलावा कोई भी कंपनी वगैरह अगर पूछी जाए कि इंडिया में कोई फॉरेन कंपनी 1 साल से ज्यादा से काम कर रही है तो क्या वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी? तो यस, वो हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी। कंडीशन वही है कि 1 साल से ज्यादा। और ये पॉइंट जो मैंने बताया था फॉरेन स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, अगर इसमें भी दे रखा है फॉरेन स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज जो 1 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। बाकी अगर सिंपल दे रखा है फॉरेन स्टाफ ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज तो फिर वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो आई होप ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।